नमस्कार दोस्तों, ये क्षेत्रफल का तीसरा वीडियो है और जिन्होंने अभी पहले दो वीडियो ना देखे हों वो पहले वीडियो देख लें, क्योंकि ये जो मैं एचडी यादव जी के नए मैथ्स की श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूं उसमें आज हम पढ़ेंगे आयत पर आधारित प्रश्न। और आयत पर आधारित प्रश्नों को आगे करने से पहले मैं आपको कुछ आयत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। पहले उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। आयत, अब आयत होता क्या है? आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो, ये आयत होता है। जैसे ए, बी, सी और डी, ये एक आयत है और इस आयत में कुछ नियम होते हैं, उसको आपको समझना है। पहले तो आयत होता क्या है? आयत के जो चारों कोण होते हैं वो 90 अंश के होते हैं। कोण ए बराबर कोण V बराबर कोण C बराबर कोण D, तो ये होते हैं 90 अंश के। और साथ में इनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ए बी, यहां पर मैं स्मॉल a मान लूं तो ये भी स्मॉल a होगा, अर्थात ए बी बराबर होगा सी डी के। तथा बी सी को यदि b मान लूं और डी ए को भी b मान लूं तो ये आपस में बराबर होंगी, बी सी बराबर होंगी डी ए के। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, ये चारों आपस में बराबर नहीं होती। तो आयत की यही दो पहचान है कि चारों कोण उसके 90 अंश के होंगे और आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होंगी। दूसरा नियम है, एक सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, अब आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहां पर हम मानते हैं लंबाई को L से प्रदर्शित करते हैं और चौड़ाई को B से प्रदर्शित करते हैं, तो L गुणा V। उसके बाद तीसरा होता है, तीसरा नियम है इसका, आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, तो इसको लिख लीजिए, आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, तो इसको समझिए। जैसे यहां पर पहला विकर्ण है AC बराबर VD, तो इस तरह से ये विकर्ण बराबर होंगे। अब एक चौथा नियम होता है, चौथा नियम या सूत्र जो भी समझो आप, आयत का विकर्ण, अब यहां पर विकर्ण समझ लीजिए या त्रिभुज का कर्ण समझ लीजिए, लगभग एक ही बात हो गई। यहां पर अगर तुम इसको AC को निकालोगे तो ये यहां से बैठेगा, इस तरह से समझ सकते हो इसको। यहां पर ये L है और ये B है। अब यहां से कर्ण निकालने लगे, क्योंकि 90 के सामने होता है कर्ण, और कर्ण निकालोगे अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो इसलिए आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इस तरह से इसको समझ लोगे। और उसके बाद पांचवें नंबर पर आप देखिए आयत की परिमाप, आयत की परिमाप होती है। अब परिमाप किसी भी आकृति के सभी ओरों की भुजाओं का योग। ये L भी मान लिया था, तो यहां पर एक L और एक L 2L हो जाएगा, और एक B 2B हो जाएगा। इस तरह से यह हो जाएगा 2L प्लस B, तो आयत की परिमाप हो गई 2L प्लस V। इसका छठे नंबर का एक महत्वपूर्ण नियम और होता है, और ये हर चतुर्भुज के लिए अप्लाई होता है। किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो इसको भी लिख लीजिए। आयत की चारों भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये नियम कई बार पेपरों में ऐसे के ऐसे ही पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए इनको ध्यान से नोट करते रहिए, क्योंकि प्रश्न सारे इन्हीं नियमों पर आधारित होंगे। तो आयत के चारों ओर
मतलब चारों ओर की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात समझ सकते हो ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस डी ए का वर्ग, इनका योग, तो ए बी के वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस डी ए का वर्ग बराबर होगा विकर्णों का वर्ग, मतलब ए सी का वर्ग प्लस वी डी का वर्ग, वी डी का वर्ग। इसको इधर समझ सकते हो, यहां पर जो ए बी होगा वो एल लंबाई का होगा तो एल का स्क्वायर, वी का वर्ग, यहां पर वी सी वी स्क्वायर, सी डी एल स्क्वायर और डी ए बी स्क्वायर। और विकर्ण हमेशा विकर्ण को डी से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं, तो इसके दोनों बराबर होते हैं, इसलिए डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मतलब ए सी भी डी होगा और वी डी भी डी होगा। इस तरह से यहां पर 2 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 डी स्क्वायर, और यहीं से पता चल गया ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर। अब क्योंकि वैसे तो यहाँ पर हम जो परिमाप विकर्ण पढ़ते हैं, विकर्ण से भी इस चीज का पता चल रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि नए से नए प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कभी कभी तो डायरेक्ट एक थ्योरी दे दी जाती है कि आयत की चारों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है किसके, विकर्णों के वर्गों के योग के। दो भुजाओं के किसी भी तरह से यहां से घुमाने की कोशिश करेगा तो हमेशा आयत की चारों भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। और उसके बाद अब हम प्रश्नों पर पहुंचते हैं। आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा इसको, और नहीं किया है तो वीडियो को रोक रोक करके नोट कर लीजिए। आयत पर आधारित प्रश्नों को आगे सॉल्व करने से पहले इसमें आपको त्रिभुज से संबंधित कुछ बातें समझनी होंगी। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 के रूप में है या इसके गुणज के रूप में है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। इसी प्रकार यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 और 13 के रूप में है तो वह त्रिभुज भी या इसका गुणज समकोण त्रिभुज के रूप में होगा। इसी प्रकार यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 8, 15 और 17 के रूप में है या इसके गुणज के रूप में है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। इसी प्रकार यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 7, 24 और 25 के रूप में है तो वह त्रिभुज भी अपने आप में समकोण त्रिभुज होगा। अब यहाँ पर आयत पढ़ते पढ़ते समकोण से संबंधित बातों को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पता होगा कि एक आयत में यदि विकर्ण खींचा जाए तो वह विकर्ण आयत को 2 बराबर समकोण त्रिभुजों में बांटता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ए बी सी, ये एक आयत का ए सी विकर्ण है और इसी हिस्से को हम समकोण त्रिभुज के रूप में देखेंगे। तो यहाँ पर आइए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें कहा गया है यदि एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण क्रम से 7 और 25 है, तो बोला गया है कि एक आयत है और आयत की एक भुजा इसमें दी गई है 7 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ए बी सी अगर मैं इसको मान लूं तो त्रिभुज ए बी सी में देखोगे तो ये समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण 25 है और एक भुजा 7 है जो कि लंब के रूप में। तो आधार क्या होगा, तो आपको इन नियमों से देखना होगा। यहाँ पर 25 है और 7 है तो इसका मतलब है यदि कर्ण 25 है और एक भुजा 7 है तो उसकी दूसरी जो भुजा होगी वो 24 होगी। और इसी तरह से आयत में ये भुजा 24 है तो ये भी 24 होगी, ये 7 है तो ये भी 7 होगी। और इसकी परिमाप निकालते हैं, आयत की परिमाप। आयत की परिमाप इसमें पूछी गई है। अब आयत की परिमाप होती है 2l प्लस बी, अर्थात 2l की जगह होगा 24 और b की जगह होगा 7। इस तरह से 2, 24, 7 कितना हो जाएगा 31 और 31 दूनी हो गया 62 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका विकल्प नंबर होगा सी। तो इसको याद रखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है और एक बाजू की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इसमें कहा गया है कि एक आयत है और एक आयत की भुजा जो दे रखी है वो
एक विकर्ण तो उसमें 26 दे रखा है और एक भुजा की लंबाई 10 है, एक भुजा की लंबाई 10 है। तो मैंने यहाँ पर अभी बताया था कि यहाँ पर समकोण बनना निश्चित है, तो इसमें समकोण की कोई समकोण त्रिभुज की कोई प्रॉपर्टी लगनी है। तो आपको देख लीजिए यहाँ पर 26 और 10 दिख रहा है, 26 10 को देखोगे तो ये 26 13 का गुणज है और 10 5 का गुणज है। तो यहाँ पर पता चल रहा होगा, इसे यदि काटते हैं तो ये 13 आ जाएगा 2 से, और इसे काटते हैं तो ये 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 13 5 ये समकोण है, तो एक भुजा इसकी वास्तव में एक कर्ण तो 13 हो गया और ये 5 हो गया, तो भुजा हो जाएगी 12। इस तरह से 2 से काटा था तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 24। इस तरह से आयत की, यहाँ पर आयत में ये 26 था, ये 10 था, तो ये हो गया 24। इसको समझ सकते हो। अब ये 24 है तो ये भी 24 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। इस तरह से अब यहां से निकाल सकते हो आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई इसकी 24 है और चौड़ाई दी गई थी इसकी 10, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 240 वर्ग सेंटीमीटर, 240 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद यहां पर विकल्प नंबर डी होगा। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 16, एक आयत का परिमाप और चौड़ाई 68 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 16वें सवाल में कहा गया है कि एक आयत है और आयत की परिमाप दे रखी है, परिमाप होती है 2l + v, और ये दे रखा है 68। तो l + v बराबर 2 से काट दोगे तो 2 या 6 और 2 चौक 8, तो लंबाई प्लस चौड़ाई का योग बैठ रहा है इसका 34। अब यहां पर चौड़ाई दे रखी है, v दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब v 10 सेंटीमीटर तो लंबाई हो जाएगी इसकी 24 सेंटीमीटर। अब यहां पर इसका विकर्ण ज्ञात करना है। अब लंबाई तो हो गई इसकी 24 और चौड़ाई हो गई 10 सेंटीमीटर। अब यहां से विकर्ण ज्ञात करना है। तो मैंने समकोण त्रिभुज में आपको बताया था, यदि इसे विभाजित करके देख लीजिए, 2 से कट जाएगा ये 12 बार और ये कट जाएगा 5 बार। तो मैंने आपको बताया था 5 12 और 13 का कोई जोड़ा हो तो वहां पर समकोण त्रिभुज होगा, तो इसलिए इसका कर्ण होगा 13 का गुणज। तो 13 गुणा 2, क्योंकि 2 से काटा है, तो ये हो जाएगा 26 और ये हो गया 24 और ये हो गया 10। तो इस तरह से इसमें जो विकर्ण होगा, आयत का विकर्ण, वो होगा 26 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ये 2017 एसएससी में सीजीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें एक आयत का विकर्ण दे रखा है 10 सेंटीमीटर का, आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर का, और एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और आपको पता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हमें चौड़ाई की आवश्यकता होगी। और मैंने आपको बताया था, यदि कोई भुजा 3 4 और 5 के गुणज के रूप में दिखाई दे तो वो आयत होगा। आपको दिख रहा होगा, सॉरी, ये समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में यहाँ पर अगर इसे 2 से गुणा कर दे, 3 दूनी 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो यहाँ पर 8 और 10 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसकी एक भुजा 6 होगी। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, इस तरह से 8 छंग 48 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ें, 17 के बाद 18 को देखेंगे। 18 में कहा गया है एक आयत की परिमाप और चौड़ाई क्रमशः 60 और 14 सेंटीमीटर है। तो परिमाप दे रखी है, परिमाप होती है आयत की 2l + v, और ये दे रखी है 60, तो l + v कितना होगा, ये होगा 30। और इसमें चौड़ाई दे रखी है v बराबर 14। जब इसकी चौड़ाई 14 है तो लंबाई कितनी होगी, 16 होगी। और इसमें पूछा गया आपसे क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 14 गुणा 16। अब 16 चौका 64 का 4 हासिल लगा 6, 16 कम 16 और 6 22, 16 6 22। इस तरह से 224 इसका उत्तर होगा वर्ग सेंटीमीटर, और जो कि आपका विकल्प नंबर है सी। अगला प्रश्न है
अगले प्रश्न में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 19 में, एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 25 और 7 है, इसकी परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका रिपीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14। तो आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 29 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, इसकी परिमाप ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें दिया गया है एक आयत और आयत के विकर्ण की लंबाई 29 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर परिमाप ज्ञात करनी है। अब परिमाप होती है चारों ओर की भुजाओं का योग, तो इसका मतलब है एक भुजा और ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर त्रिभुज एबीसी अगर हम लेते हैं, त्रिभुज एबीसी में ए बी आधार बन जाएगा, तो ए बी हमें निकालना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, तो 29 का वर्ग माइनस 20 का वर्ग यहाँ पर निकाल दोगे। 29 का वर्ग होगा 841 और 20 का 400, इस तरह से बचेगा यहाँ पर 441 जो कि 21 का होता है। तो इसकी एक भुजा हो जाएगी 21। और परिमाप होती है आयत की, परिमाप बताया था चारों भुजाओं का योग, तो 21 21 42 और 20 20 40, इस तरह से। या ये कहिए कि 2l + v, और यहाँ पर 2l का भी मान 21 है और ये चौड़ाई है 20, तो इस तरह से 2 गुणा 41, ये 41 दूनी आ जाएगा 82 सेंटीमीटर। या फिर मैंने आपको एक तरीका और बताया है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में भुजाएं 3 4 5 हो या इनका कोई गुणज हो, या फिर भुजाएं 5 12 13 हो या कोई इनका गुणज हो, इसी प्रकार 8 15 और 17 हो या इसका कोई गुणज हो, या फिर 7 24 25 हो या इसका कोई गुणज हो, इसी प्रकार 20 21 और 29 या इसका कोई गुणज हो। तो इसमें आप बहुत ही आसानी से इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रख करके आप किसी भी प्रकार का प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि अगर इसको हम इस तरह से क्या करते कि एक आयत दे रखे है और आयत के विकर्ण जो दे रखा है 29 सेंटीमीटर और हमें एक भुजा 20 पता होती, तो हम ये कॉन्सेप्ट अगर हमें याद होता कि 20 21 और 29 की भुजाएं आपस में विकर्ण बनाती हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 29 विकर्ण है, सॉरी 29 विकर्ण है और एक भुजा 20 है, तो एक 21 होगी, इस तरह से। तो यहाँ भी इसकी आयत की परिमाप 2l + v मतलब 21 + 20 लगा करके आसानी से 82 इसका उत्तर दिया जा सकता था, जो कि बहुत ही आसानी से किया जा सकता था। अब अगला प्रश्न है इसका क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहा गया है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, इसके परिमाप की गणना कीजिए। देखो सेम यहीं से एक प्रश्न फिर बन गया है, जिससे आयत दे रखा है और आयत के लंबाई दे रखी है 24 और चौड़ाई दे रखी है 7। और मैंने आपको बताया है कि 24 और 7 का यदि समकोण का जोड़ा आपको मिलता है या समकोण वाली भुजाएं मिलती हैं 24 और 7 की, तो उसका विकर्ण या कर्ण हमेशा 25 होगा। इस तरह से आप इसको ज्ञात कर सकते हो, तो ये 25 होगा। अब इसमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि इसके परिमाप की गणना कीजिए। अब वैसे तो यहाँ पर अगर विकर्ण पूछता तो 25, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट परिमाप पूछिए, तो परिमाप का मतलब तो 2l + v होगा, l का स्थान पर 24 आएगा और 7, तो इस तरह से 2 गुणा ये आ जाएगा 31 और ये आ जाएगा 62 सेंटीमीटर। इस तरह से दूसरा प्रश्न भी आपने आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। ये 21वां प्रश्न था। अब अगला क्वेश्चन है 22वां। 22वें प्रश्न में कह रहा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ा दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। वैसे तो ये यहाँ का प्रश्न है नहीं, क्षेत्रफल का प्रश्न है, फिर भी करा दे रहा हूँ। तो 22वां प्रश्न यहाँ पर पहले कह रहा है कि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो रही है। अब
यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10 और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो ये भुजा 10 से 1 बढ़ जा रही है, मतलब 10 से 11 हो जा रही है और ये 5 से 6 हो जा रही है। तो इस तरह से आपस में इनकी गुणा करते हैं हम। क्षेत्रफल में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, हर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। 10 पंजे 50 और ये 11 छंग 66। तो ये 100 से बढ़ गई, 100 से 66 हो गई, तो यहाँ पर बढ़ी 16। तो इसको सॉरी 50 से 66 हो गई, तो यहाँ पर 16 बढ़ी। तो 2 से गुणा कीजिए क्योंकि परसेंटेज 100 पर बढ़ता है, तो 2 से गुणा कीजिए। यहाँ पर 50 दूनी 100, 100 से कितना हो गया, यहाँ पर 100 से हो गया 66 दूनी 132। तो इस तरह से जो हमारी वृद्धि हुई वो वृद्धि हुई है 32% की, 32% की। या फिर आप 2 बार प्रतिशत परिवर्तन में सूत्र लगा करके इसको भी सॉल्व कर सकते हो। परिवर्तन बराबर a प्लस वी ए बी अपॉन 100। तो यहाँ पर भी इसको भी लगा सकते हो। जैसे पहली भुजा में 10% की वृद्धि हुई, फिर दूसरी भुजा में 20% की वृद्धि हुई, उसके बाद 10 गुणा 20 अपॉन 100। तो ये 00 कट जाएगा यहाँ पर, तो 10 20 30 और 2 32% की वृद्धि इस तरह से देखी गई। अब उसके बाद जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है, इसको अच्छे से समझे। एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 13 और 5 सेंटीमीटर है। लंबाई 13 दे रखी है, सॉरी विकर्ण की लंबाई दे रखी है 13 और चौड़ाई दे रखी है 5। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें। विकर्ण, एक आयत का विकर्ण ये दिया गया है 13 सेंटीमीटर और एक इसकी लंबाई दे रखी है, सॉरी चौड़ाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। और अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 5, 12 और 13 जहां पर भी तीनों भुजाएं होंगी वो समकोण होंगी। तो यहाँ पर 13 और 5 तो आ गई, तो इसका मतलब है तीसरी भुजा 12 होगी। और आपको ज्ञात करना है क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई इसकी 12 हो गई और चौड़ाई हो गई 5, तो 12 पंजे 60 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, और इसमें कहा गया है एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। और इसमें आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये दे रखा है उसने 60 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद आयत की परिमाप दे रखी है, परिमाप होती है 2l प्लस वी, और ये दे रखी है 34 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम l प्लस वी निकाल देंगे, ये आ जाएगी 17 सेंटीमीटर। अब एक बात आपको ध्यान देनी है, अभी बताई थी मैंने कि ऐसा कौन सा समकोण त्रिभुज होता है जो जिसकी 2 भुजाओं का योग 17 बैठे और उसका गुणनफल 60 बैठे। तो मैंने आपको चर्चा की थी, और जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप समझ में आने लगेगा कि एक भुजा 5 होगी और एक भुजा 12 होगी। अगर इन दोनों भुजाओं को जोड़ा जाए तो ये बैठेंगी 17, और दोनों का गुणनफल किया जाए तो 12 पंजे 60। मतलब आयत, यहाँ पर एक आयत की 2 भुजाएं मैंने एक अपनी तरफ से सोची है, क्योंकि लॉजिक ही लगाना होगा, छोटी छोटी बातें हैं। तो यहाँ पर 12 और 5, इसका क्षेत्रफल 12 पंजे 60 बैठ रहा है, और योगफल इस तरह से विकर्ण। तो मैंने आपको अभी बताया था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 हो तो कर्ण 13 होगा। इस तरह से इस आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 25। 25 में कहा गया है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होनी चाहिए यदि इसका क्षेत्रफल और चौड़ाई क्रमशः 60 वर्ग सेंटीमीटर है। तो 25वां सवाल है। अब 25वें सवाल में एक आयत के विकर्ण की लंबाई पूछी गई है और इसका क्षेत्रफल दिया गया है 60। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये दे रखा है 60, और बाद में दिया गया है तथा चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई मतलब b, ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप लंबाई निकाल सकते हो, तो लंबाई आ जाएगी, अब 5 से भाग दोगे 5, 12 लंबाई आएगी। तो ये इस तरह से एक आयत बना जिसकी लंबाई 12 है और एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो अभी दोबारा सवाल रिपीट हुआ है, तो इसका विकर्ण हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो विकर्ण आ जाएगा इसका
13 सेंटीमीटर। अब उसके बाद 26वें साल में कहा गया है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई और इस आयत की चौड़ाई क्रमशः 26 और 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल की गणना कीजिए। अब यहाँ पर 26वें साल में एक आयत दिया गया है और आयत के विकर्ण की लंबाई दे रखी है 26 सेंटीमीटर और एक भुजा उसकी जो चौड़ाई है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ये समकोण बन रहा है। तो फिर सोचना है कि ये किस चीज का समकोण बन रहा है। तो मैंने आपको बताया कि 5, 12 और 13 जहां भी ये भुजाएं या इसका गुणज मिले तो आपको समकोण त्रिभुज के रूप में दिखाई देगा। तो ये जो त्रिभुज है यहाँ पर ABC, ये समकोण त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 26 और एक 10 है, सॉरी विकर्ण 26 और एक भुजा 10 है। अब यहाँ पर आपको देखना होगा, यदि मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं तो ये 26 बन जाएगा और इसमें 2 से गुणा कर दूं तो ये 10 बन जाएगा। इसी तरह से 12 में 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 24। तो जिसका विकर्ण 26 है उसकी एक भुजा 10 दे रखी है तो दूसरी भुजा 24 होगी। इस तरह से, क्योंकि 5, 12, 13 आपस में समकोण होते हैं, इसलिए 26, 24 और 10 जो कि इसका दूसरा गुणज है ये भी आपस में समकोण होंगे, तो ये 24 आ गए। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई इसकी हो गई 24 और चौड़ाई हो गई 10। इस तरह से 240 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा, जो कि आपका विकल्प नंबर होगा सी। अगला प्रश्न है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होनी चाहिए यदि इसका क्षेत्रफल और चौड़ाई क्रमशः 120 वर्ग सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यह भी इसी प्रकार का सवाल है, 26वां सवाल। इसमें एक आयत दे रखा है और आयत का क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 120 और चौड़ाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई मतलब बी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो लंबाई हो जाएगी 8 × 8, भाग दे दोगे आप 8 से इसको, 8 × 8 तो यहां पर बचेगा 4 0 और 8 पंजे 40, तो लंबाई हो गई उसकी। तो ऐसा संपूर्ण त्रिभुज जिसकी, अब यहाँ पर क्योंकि विकर्ण निकालना है और विकर्ण में जो ABC अगर हम विकर्ण डालते हैं तो ABC जो त्रिभुज बनेगा वो समकोण त्रिभुज होगा और यहाँ पर लंबाई है 15 सेंटीमीटर की और चौड़ाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर की। इस तरह से यहाँ पर क्षेत्रफल भी 15 × 8 120 बैठ रहा है और हमें निकालना है इसका विकर्ण। तो विकर्ण इसका मतलब है 15 8 पर मैंने अभी बताया था, 15 8 पर जो जोड़ा बनता है संपूर्ण त्रिभुज का वो 8 15 और ये होता है 17 का। तो यहां पर जो विकर्ण आ जाएगा आपका 17 सेंटीमीटर, तो विकर्ण आ गया इसका 17 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 और 29वें प्रश्न में पूछा गया है कि एक 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े माप के भवन के साथ 3.5 मीटर एक समान चौड़ाई का मार्ग है। 25 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग की फ्लोरिंग लागत क्या होगी। मतलब यहाँ पर एक भवन है, आयताकार भवन, जिसकी लंबाई 25 दे रखी है और चौड़ाई 15 दे रखी है और इसके चारों ओर 3.5 सेंटीमीटर मार्ग की फ्लोरिंग करानी है, मतलब उस पर फूल लगवाने हैं रास्ते पर। अब 3.5 इधर से है 3.5 और 3.5 ऊपर है, 3.5 इस साइड में है और 3.5 नीचे है। अब इस मार्ग पर फ्लोरिंग करानी है। यहाँ पर तो फ्लोरिंग करानी है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पर ये जो तो लंबाई है 25, अब 3.5 सेंटीमीटर इधर बढ़ा और 3.5 सेंटीमीटर इधर बढ़ा, टोटल बढ़ा 7। तो इस तरह से 25 और 7 हो जाएगा 32 मीटर और ये जो चौड़ाई थी इसकी ये 15 थी भवन की और 3.5 मीटर ऊपर 3.5 मीटर नीचे, टोटल 7 मीटर ये बढ़ा, तो 15 7 हो गया 22। अब हमें भवन के चारों ओर फ्लोरिंग करानी है, तो पहले फ्लोरिंग भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा और फ्लोरिंग भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पूरे आयताकार फ्लोरिंग सहित आयताकार भवन का क्षेत्रफल और केवल भवन का क्षेत्रफल इसमें से घटा देना होगा। तो फ्लोरिंग भाग का क्षेत्रफल
अब फ्लोरिंग भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पहले पूरे आयत में से छोटे आयत को घटाना होगा। पूरे आयत का क्षेत्रफल था 32 गुणा 22 और छोटे भाग का है 25 गुणा 15। अब यहाँ पर 22 दूनी 44 का 4 हासिल लगा 4 और 22 दिया 66 और 4 ये हो जाएगा 70 और इधर 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37। अब इसको घटा लेंगे, 14 में से 5 गया 9, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पर बचा 6, 6 में से 3 गया 3। इस तरह से ये 329 आ जाएगा और 329 वर्ग मीटर इसका यहाँ पर आ गया वर्ग मीटर। अब उसके बाद ये कहा गया चूंकि 1 वर्ग मीटर का जो खर्च है, 1 वर्ग मीटर का जो खर्च है वो है 25 रुपये 50 पैसे, 25 रुपये 50 पैसे। तो टोटल लागत पूछी गई है, तो कुल लागत, अब कुल 329 वर्ग मीटर का हमें निकालना है। 329 वर्ग मीटर, तो 329 गुणा ये आ जाएगा 25.5। अब इसकी गुणा करेंगे तो इसकी गुणा करने पर आ जाएगा 8389.5, 8389.5। आप इसकी गुणा कर लें और यही इसका उत्तर होगा। ये विकल्प नंबर है ए। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 30। इसमें कहा गया है एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि 53 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पार्क के 4 दीवारी कराने का खर्च 21,200 रुपये हो तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी एक आयताकार पार्क है, इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। तो यहां पर मान लो कि ये लंबाई x मीटर है तो चौड़ाई हो जाएगी x प्लस 20 मीटर। अब बाद में कहा गया है कि यदि 53 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पार्क की 4 दीवारी कराने का खर्च 21,200 रुपये हो तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल तो तब पता चलेगा जब हमें x का मान मिल जाएगा, क्योंकि x के मान से चौड़ाई मिल जाएगी और लंबाई मिल जाएगी। अब यहाँ पर जब हमें 4 दीवारी करनी होगी किसी आकृति की, तो 4 दीवारी उसके चारों ओर की भुजा की बात कर रहा है और चारों ओर की भुजा कहलाती है इसकी परिमाप। तो परिमाप इसमें हम देख लेंगे, ये x प्लस 20 है तो ये भी x प्लस 20 होगा और ये x है तो ये भी x होगा। उसके बाद इसमें बोला गया है कि पहले परिमाप देख लीजिए इसको। परिमाप होगी 2l प्लस v। अब लंबाई तो हो गई x प्लस 20 और v हो गई इसका x, तो इस तरह से ये हो जाएगा 2 और यहां पर दे रखा है 2x प्लस 20, 2x प्लस 20। और ये तो इसकी इतने वर्ग मीटर की हो, सॉरी इतने मीटर की हो गई परिमाप। और 1 मीटर का खर्च, 1 मीटर का खर्च दे रखा है, 1 मीटर का खर्च दे रखा है 53 रुपये। अब आपको पता होगा जब 1 मीटर का खर्च 53 रुपये है, जब 1 मीटर का खर्च 53 रुपये है तो टोटल हमें कितनी लंबाई की बाड़ करनी है या 4 दीवारी करनी है। ये 4 दीवारी है 2 इंटू 2x प्लस 20 मीटर की। और टोटल जब 1 मीटर का खर्च 53 रुपये है तो इसका खर्च कितना होगा, जो इसकी 4 दीवारी होगी। तो इसकी 4 दीवारी होगी टोटल 2 इंटू 2x प्लस 20 और 1 वर्ग मीटर के रुपये से इसकी गुणा कर देंगे, टोटल आ जाएगा 21,200 रुपये उसने दे रखा है कि कुल इतने रुपये उसको मिलेंगे। अब इसको काट लीजिए, यहाँ से 2 से काटोगे तो 3 चौक 12 दिख रहा है और 50 चौक 200, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा 400। तो ये 2 से और काट दीजिए, 200 आ जाएगा। तो 2x प्लस 20 बराबर 200 और यहाँ पर 2x बराबर 180 और x बराबर आ जाएगा 90। तो इस तरह से यहाँ पर x का मान मिल गया। तो ए जो पहली भुजा हो जाएगी अर्थात इसकी लंबाई हो जाएगी 90 प्लस
20 110 हो जाएगी और इसकी चौड़ाई हो जाएगी 90। और यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई आई इसकी 110 और चौड़ाई आई 90, तो 11 नम 99, तो इसका 9900 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल होगा। मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं और अगले वीडियो में वर्ग पर आधारित प्रश्न, संपूर्ण प्रश्न वर्ग पर आधारित जितने भी इसमें मैथ में दिए गए हैं सारे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें इसको, और आप कमेंट्स जरूर किया करें क्योंकि कमेंट्स से मोटिवेशन मिलता है। तो आप धन्यवाद।